Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to begin our journey for the last year of graduation, final year of graduation, starting with semester 5. Right? Okay. Semester 5 offers a specialization, and we all belong to accounting and finance specialization. तो accounting and finance specialization में दो specialization subject है. एक है corporate accounting, दूसरा है economics 2 एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स. आज अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरू करेंगे. शुरू करने से पहले बोल दूं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन पेपर. इनफैक्ट दोनों स्पेशलाइजेशन पेपर के लिए कहना चाहूंगा कि स्पेशलाइजेशन पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टैंडर्ड सेट होता है. इट इज नॉट easy to pass. I'm not saying it's difficult to pass. It is not easy to pass. तो इसका पढ़ाई अपने को डे 1 से करना है. मतलब अभी से मान के चल लो कि सेम 5 का एग्जाम अगले 15-20 दिन में है. तो वो सोच हर क्लास में होना चाहिए कि नेक्स्ट 15-20 डेज में सेम 5 का एग्जाम है, तो उस अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है. यानी पढ़ाई का रफ्तार वैसा ही होना चाहिए कि एग्जाम बस आने ही वाला है, आ चुका है एग्जाम, तो वैसे पढ़ना है. समझ में आया? तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन डे 1 से एक नंबर होना चाहिए. डे 1 से एक नंबर होना चाहिए. कुछ एक चैप्टर्स है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जिसका बेस क्लास 12 में बनाया हुआ है. क्लास 12 में बनाया हुआ है, बट बाकी सारे चैप्टर्स नए चैप्टर्स है. कुछ कुछ इजी चैप्टर्स है, कुछ कुछ मीडियोकर चैप्टर्स है, एंड थोड़े बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स भी है. ठीक है, जिससे 15-15 मार्क का क्वेश्चन सेट होता है. ठीक है, तो क्या करूं? क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करूं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करूं और सिलेबस डिस्कस करूं. राइट? पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करते हैं. क्विक ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस एंड द क्वेश्चन पेपर का पैटर्न. ठीक है, देखो सिलेबस में सबसे पहले यूनिट 1. यूनिट 1 इज इशू, forfeiture and reissue of shares. ठीक है, ये एक चैप्टर है. दूसरा चैप्टर है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप. ये चैप्टर हमने किया नहीं होगा, बट न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा जरूर है. ईसॉप कभी ना कभी सुना है, बुक्स में या न्यूज़पेपर में कभी ना कभी सुना है ईसॉप. नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स. अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स ये यूनिट 1 में है. यूनिट 1 में इशू, फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स है. इशू, फोरफीचर, री इश्यू ऑफ शेयर्स से क्वेश्चन 1 सेट होता है फॉर 10 मार्क्स. कंपल्सरी क्वेश्चन है विदाउट एनी ऑप्शन. क्वेश्चन क्या पूछेगा? फोरफीचर और री इश्यू का एंट्रीज बताओ.
तो फोर फीचर का एक एंट्री, री इश्यू का एक एंट्री, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एक एंट्री। तो इन टोटल हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर? थ्री एंट्रीज आर देयर। तो 3 से 4 एंट्री पूछेगा, जिस क्वेश्चन में प्रोरेटा अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रोरेटा अलॉटमेंट क्लास 12 में था, उसका एडजस्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोरेटा होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये चैप्टर अपना क्लास 12 में किया हुआ है। इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर क्लास 12 में किया हुआ है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दिस इज अ न्यू चैप्टर, अ वेरी इजी चैप्टर, अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 एंट्रीज होंगी, और वो भी इजी टू अंडरस्टैंड है। थोड़ा कैलकुलेशंस है, बट इजी टू अंडरस्टैंड है। क्वेश्चन 2 इससे सेट होगा। क्वेश्चन 2 में ऑप्शन होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स के बीच में ऑप्शन होगा क्वेश्चन 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दूसरा क्वेश्चन अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इक्वली इजी है। सबसे ज्यादा इजी कौन सा है? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स में देर आर नो जर्नल एंट्रीज, there is only a table which is to be understood and prepared. ठीक है, so there are no journal entries in underwriting of shares syllabus के अकॉर्डिंग। अदरवाइज अंडरराइटिंग का 2 journal entries जनरली पास होता है, बट सिलेबस में वो नहीं है। एग्जाम के क्वेश्चन में नहीं आता जनरल एंट्रीज, खाली टेबल प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 स्कोरिंग है। क्वेश्चन 2 स्कोरिंग है। क्वेश्चन 1 जो इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स है ना, वो क्वेश्चन, वो चैप्टर तो अपने क्लास में करेंगे, डेफिनेटली सारा चैप्टर्स करेंगे, बट क्लास में जो क्वेश्चंस अपने करें, दैट इज सफिशिएंट टू आंसर अ क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि क्लास में जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, दैट इज नॉट द केस। बट क्लास में जो क्वेश्चंस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बदौलत आप एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम का क्वेश्चन डिफरेंट होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट में फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छी से समझना है, कॉन्सेप्ट को अच्छी से समझना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यूनिट 2, तो यूनिट 1 इज टेस्टेड फॉर 20 marks, यूनिट 2 इज टेस्टेड फॉर 10 marks। यूनिट 2 में पहला चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 12 में था ये? नहीं। और दूसरा चैप्टर है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इससे क्वेश्चन 3 सेट होगा। क्वेश्चन 3 में इन दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम।
say for 5 years, 10 years, 20 years, after which preference shares का capital amount needs to be repaid back to the preference shareholders. This process is called redemption of preference shares. But equity shares are issued for lifetime to the shareholders. इनका कोई redemption का obligation नहीं है. But Companies Act 2013 कंपनी को राइट देता है कि वो अगर चाहे तो अपने इक्विटी शेयर्स को मार्केट में से बाय बैक कर सकता है, यानी खरीद सकता है. ठीक है, यानी कंपनी जो है खुद का इक्विटी शेयर्स मार्केट में से उठा रहे हैं शेयर होल्डर्स को पैसा देकर. मार्केट में से खुद का इक्विटी शेयर्स को उठाया और बुक्स में वो शेयर को कैंसिल कर दिया. इससे क्या हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम हो गया, अर्निंग्स पर शेयर बढ़ गया. अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी इंक्रीज होगा. तो बायबैक हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन दी मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, बायबैक जनरली कंपनी तभी करता है जब कंपनी के पास गुड अमाउंट ऑफ कैश है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, यानी सामने कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो कंपनी उस एक्स्ट्रा कैश को यूटिलाइज कर सकता है, ऑप्शन देता है. ऑप्शन देता है कंपनीज एक्ट 2013 कि आप मार्केट में से खुद के इक्विटी शेयर्स को उठा सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं. ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स मार्केट में से उठाना मतलब कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी पैसे देगा. जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दे रहे हैं, बायबैक के टाइम कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे दे रहे हैं. तो redemption is used for preference shares, buyback is used for equity shares. The way depreciation is used for tangible assets, amortization is used for intangible assets, redemption is used for preference shares, buyback is used for equity shares. Redemption of preference shares कैसा चैप्टर है? इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है. बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रिकी चैप्टर है. दोनों चैप्टर के एंट्रीज ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे आपको, बट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में देर आर सर्टेन कैलकुलेशंस विच आर टू बी मेड which makes the chapter a tricky one to handle. ठीक है, तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इज अ ट्रिकी चैप्टर. क्वेश्चन 3 में एक क्वेश्चन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा क्वेश्चन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में आएंगे, तो दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करने से आंसर हो जाएगा. तो एग्जाम के लिए जब अपने रिवाइज करेंगे अपना स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? कौन सा चैप्टर को ज्यादा फोकस करें? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यू कैन डू सेलेक्टिव स्टडी. मतलब इफ यू वांट you can totally ignore buyback of equity shares if you are not comfortable with the chapter. ठीक है, बट यू नेवर नो कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर से इजी क्वेश्चन दे दिया, हम तो बायबैक करके नहीं गए थे. तो वो सिचुएशन भी अराइज हो सकता है. ठीक है, वो सिचुएशन भी अराइज हो सकता है. समझ में आया? ओके. जैसे क्वेश्चन 2 में ऑप्शन है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, बट वी आर लकी दोनों चैप्टर्स इजी है, बट अंडरराइटिंग ऑफ शेयर ज्यादा इजी है तो उसमें फोकस ज्यादा होगा, राइट?
रिवीजन उसके क्वेश्चंस को ज्यादा करेंगे, रिवाइज उसके क्वेश्चंस को ज्यादा करेंगे। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स में हमारा फोकस ज्यादा होगा। ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज ऑल्सो इजी चैप्टर। ओके। यूनिट 3 is tested for 15 marks. Company final accounts. कंपनी फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। मैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, 15 मार्क का स्टैंड अलोन क्वेश्चन विदाउट एनी ऑप्शन फ्रॉम कंपनी फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स अपने क्लास 11 में किए थे, बट दैट वाज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फाइनल कंपनी फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट किया था खाली। क्लास 12 में कंपनी फाइनल अकाउंट्स था, बट उसमें केवल बैलेंस शीट किया था। सेमेस्टर 5 में कंपनी फाइनल अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों है। क्वेश्चन कैसा सेट होगा? आपको एक ट्रायल बैलेंस दे देगा विथ एडजस्टमेंट्स। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देना। ठीक है। आपको ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स देखकर लगेगा अरे हम तो क्लास 11 में आ गए। तो कुछ स्टूडेंट जिन लोग कंपनी फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़कर आए हैं एग्जाम में, उन लोग क्या करते हैं, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप के तरह सॉल्व करके आंसर प्रेजेंट कर देते हैं, तो वो लड्डू मिलता है उसमें। ठीक है। वो मिस्टेक नहीं करना है कि हमको अपने को तो करना ही करना है, फाइनल अकाउंट्स है यानी अपने बस का बात है, अपने करेंगे, पढ़कर कुछ नहीं गए, बट करके आए। क्या करके आए? सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके आ गए, जबकि एडजस्टमेंट्स कंपनी के लिए था, ट्रायल बैलेंस कंपनी का था। तो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है। बैलेंस शीट मैच करना का ट्रिक मैं बता दूंगा कैसे बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स पढ़ाने दो, आप लोग 11 12 मेरे यहाँ नहीं पढ़े हो। ठीक है। तो अगर 11 पढ़े होते तो मैं आपको पता होता कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ फाइनल अकाउंट्स। बैलेंस शीट मैच करने का एक स्ट्रैटेजी है, वो बता दूंगा। फॉलो हो पाया तो ठीक है, स्टेप मार्किंग मिलेगा। ठीक है। स्टेप मार्किंग विल बी देयर। ओके। यूनिट 4 इज redemption of debentures. Unit 4 is redemption of debentures. क्वेश्चन 4 इसी से सेट होगा फॉर 10 मार्क्स। विदाउट एनी ऑप्शन। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्लास 12 में किया हुआ है, जिनका आईएससी बोर्ड था उन लोगों ने किया हुआ है, जिनका सीबीएसई बोर्ड है उन लोगों ने नहीं किया। ठीक है। आईएससी बोर्ड वाले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर चुके हैं, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो उस वक्त सीखा था, थोड़ा नॉलेज इधर कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। तो हेल्प मिलेगा आपको। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का एक खास बात ये है ना कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में अगर अपने पास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन को सॉल्व करके चले जाते हैं तो वो सफिशिएंट है। आपको पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एज इट इज फिगर्स को चेंज करके
देगा। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अगर मैं कहूं तो अंडरस्टैंडिंग वाइज इट इज नॉट इजी, अंडरस्टैंडिंग वाइज इट इज नॉट इजी, बट इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि लास्ट 10 years का क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं, मतलब लास्ट 10 years का क्वेश्चंस अगर देख लेते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। मतलब वही क्वेश्चन को इन लोग घुमा फिरा कर फिगर्स चेंज करके देता है। तो दैट्स द कैच इन दिस चैप्टर। ठीक है, ओके। यूनिट 5 इज ऑल्सो फॉर 10 marks। इसमें दो चैप्टर्स है। एक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। याद करो क्लास 12 में पार्टनरशिप अकाउंट्स में सीखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। प्लीज कौन क्लास 12 में सीखा था। ठीक है, वो पार्टनरशिप की रिस्पेक्ट में सीखा था। अभी सेम मेथड्स अपने कंपनी के रिस्पेक्ट में सीखेंगे। कंपनी का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स वही सेम है, नॉलेज वही काम आएगा। तो आपको लगेगा करा कराया चैप्टर है, पार्टनरशिप जैसे ही सिमिलैरिटी है। आंसर इज यस। ठीक है, और बी में वी हैव वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन 5A वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्वेश्चन 5B वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, आइदर और। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में अपने लगभग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड 10 क्वेश्चंस अपने आप में एक वैरायटी होगा। फिर भी उतना क्वेश्चंस, उतना वैरायटी करना इज नॉट सफिशिएंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में अपने जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, दैट इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज हर एग्जाम में दे सेट अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। बट सेवियर क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑप्शन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आएगा, तो अपना स्ट्रैटेजी यही होगा कि अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में फोकस करें और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को पढ़कर जाए, बट फोकस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में आप जितना भी क्वेश्चंस कर लो वो सफिशिएंट नहीं है। डेफिनेटली उसका कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन इन द एग्जाम, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होगा वो हर टर्म में एक डिफरेंट क्वेश्चन ही सेट होता है, जिसमें थोड़ा बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट्स होंगे ही होंगे। समझ में आया? क्लियर? लास्ट यूनिट, यूनिट 6, 15 marks का आता है। इसमें दो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। एक है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। दूसरा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 6A और 6B। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, या पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन सेट हो सकता है, एंड बाद में अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का भी, ए बी इंटरचेंज हो सकता है। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, बढ़िया चैप्टर है, काफी बढ़िया चैप्टर है वो अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज कंपैरेटिवली इजी। इट्स नॉट
as easy as underwriting of shares or ESOP. It is not as easy as underwriting of shares or ESOP. I'm saying in comparison to amalgamation, it is easy. So mind the words, in comparison to amalgamation, it is easy. Internal reconstruction. तो फोकस अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में है, बिकॉज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जनरल एंट्रीज आर इजी टू पास. अमालगमेशन थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है. 15 मार्क का क्वेश्चन 6 इन दो चैप्टर्स में से सेट होगा, जिसमें से कोई एक चैप्टर का क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना है. अपना फोकस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ज्यादा होना चाहिए. तो इन टोटल देयर आर 6 यूनिट्स. मैंने मार्क्स वेटेज बता दिया है हर चैप्टर का, एंड कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से सेट होगा वो भी बता दिया है. अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न का एक ओवरव्यू. ग्रुप ए 50 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच. क्वेश्चन 1, issue forfeiture and reissue of shares may include prorata allotment, से एक क्वेश्चन 10 मार्क का. क्वेश्चन 2, आइदर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 10 मार्क का. क्वेश्चन 3, आइदर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, दोनों में से कोई एक चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फॉर 10 मार्क्स. क्वेश्चन 4, redemption of debentures, compulsory question for 10 marks without any option. Question 5, valuation of goodwill or valuation of shares for 10 marks. दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इजी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज लिटिल डिफिकल्ट. देन ग्रुप बी, हाउ मेनी मार्क्स? 30. ग्रुप बी 30 marks, 2 questions of 15 marks each. Question 6, amalgamation or internal reconstruction. Question 7, company final accounts. ठीक है, राइट. अब अगर अपने सिलेबस का एक ओवरव्यू देखें तो इशू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स का बेस नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज हमारे पास क्लास 12 से है. अगर क्लास 12 में पढ़ा था इस चैप्टर को तो एक बैकग्राउंड नॉलेज, एक बेस नॉलेज क्लास 12 से है. तो वी आर समवॉट कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, दोनों ही चैप्टर्स इजी चैप्टर है. दोनों ही चैप्टर्स इजी चैप्टर है. तो ये ऑटोमेटिकली अपने कंफर्टेबल हो जाएंगे जब इन चैप्टर्स को करेंगे. तो यूनिट 1 का जो 20 मार्क्स है, यूनिट 1 का 20 मार्क्स बिल्कुल हमारे हाथ में है. यूनिट 1 का 20 मार्क्स बिल्कुल हमारे हाथ में है. बट यस, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए. क्वेश्चन डिफरेंट सेट होगा, कंसेप्ट सही है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, खुद का ब्रेन्स यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन को टैकल करने के लिए. ठीक है. यूनिट 2, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्वेश्चन 3 सेट होगा. बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रिकी चैप्टर है, बट सेवियर क्या है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो 10 मार्क्स इधर से स्कोर हो जाएगा. Unit 4, redemption of debentures. Though the chapter is not so easy, but chapter एग्जाम का एक लूप होल है. एक लूप होल ये है कि इसमें पास्ट 10 years के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहीं से क्वेश्चन सेट हो जाएगा. तो पास्ट 10 years का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन को अपने मैनेज कर पाएंगे, तो वो अपने को बचा लेगा. क्वेश्चन एज इट इज आता है, फिगर्स को चेंज करके
तो आपको वही आंसर लिखना है। कभी कभी तो एकदम फिगर्स के साथ भी सेम क्वेश्चन सेट हुआ है, तो स्टूडेंट का रटा हुआ था वो क्वेश्चन का आंसर, तो वो लिख कर एज इट इज आ गया, तो 10 मार्क वैसे स्कोर हो गया। फिर क्वेश्चन 5, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स की बातें छोड़ ही दो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बचा लेगा अपने को। तो ये 50 मार्क्स इधर से, यानी ए ग्रुप ए बचाएगा। ग्रुप ए के सारे चैप्टर्स में फोकस करना है, ग्रुप ए के सारे चैप्टर्स में फोकस करना है, यानी यूनिट 1, 2, 4 एंड 5, ये 4 यूनिट में फोकस अच्छा खासा होना चाहिए। यूनिट 3 कंपनी फाइनल अकाउंट्स का, बैलेंस शीट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, और प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स अपने कर लिए, तो यूनिट 3 के साथ भी यू विल फाइंड योर सेल्फ कंफर्टेबल, कोई डिस्कंफर्ट नहीं होगा। ठीक है। यूनिट 6 में स्टेप मार्किंग है, पूरा बैलेंस शीट मैच नहीं किया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, मान लेना इट इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है। बाकी सब भी सेम बोट पर है। ठीक है, उनका ही बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, तो एक दूसरे को देखना समझ जाओगे इशारों इशारों में कि भैया हम भी उसी नाव में सवार हैं जिस नाव में तुम सवार हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। ओके। यूनिट 6 में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपने को बचाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज इजी, अमेलगमेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अपने सारा चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है। दिस इज सिलेबस का ओवरव्यू विथ एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न, देखो मैंने कभी भी कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न पहले डिस्कस नहीं किया, बट इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न फिक्स्ड है कि ग्रुप ए ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच, ग्रुप बी में 2 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स ईच, तो 50 + 30 80 मार्क। ठीक है, राइट। ओके। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैंने स्टार्टिंग में कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डे 1 से प्रिपरेशन 1 नंबर होना चाहिए। अभी से ही मान के चलो कि एग्जाम को 15-20 दिन का टाइम बचा हुआ है। सपोज आ जाए 11th, तो हो सकता है कि 25 सितंबर को एग्जाम शेड्यूल हो जाए, तो 25 सितंबर के लिए तैयार रहना है। तो 15-20 दिन पहले पढ़ने का आदत है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में डे 1 से यही सोचो, यही सोच रखो कि अपने को 15-20 दिन का टाइम मिला है पढ़ने के लिए, अपने को पढ़ना है। तो डे 1 से ही पढ़ाई 1 नंबर होना चाहिए। ठीक है। ओके। इशू, फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स, इजी चैप्टर है, शुरू कर रहे हैं। शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट इज कैपिटल? Capital is any amount of money which is invested in the business. Capital is any amount of money which is invested in the business. What is a share? Share means a small unit of capital. A small unit of capital. Share in the capital. Capital में एक छोटा सा हिस्सा, unit. A small unit in capital is called shares. शेयर्स दो टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है इसका बेस नॉलेज है अपने को, और चैप्टर भी है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स पर। तो जब चैप्टर आएगा, मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अभी के लिए खाली रिकॉल करवा रहा हूं कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप के शेयर्स होते हैं। देखो, अगर अपने को बिजनेस बड़े स्केल में करना है तो उसके लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। करोड़ में कैपिटल इज रिक्वायर्ड, से 100 करोड़ इज रिक्वायर्ड। अब 100 करोड़ का कैपिटल किसी एक जन के लिए अरेंज कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो 100 करोड़ का बिजनेस करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में नहीं कर सकते, बिकॉज अकेला आदमी इतना कैपिटल अरेंज नहीं कर पाएगा। खुद के पास तो होंगे भी नहीं, और बैंक से भी लोन नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में भी अगर अपने बिजनेस करे
तो 100 करोड़ का कैपिटल अरेंज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, रिस्क हो जाता है, और कोई भी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। पार्टनर्स के बीच, पार्टनर्स का इतना बड़ा जिगरा नहीं होता कि उन लोग इतना बड़ा रिस्क ले ले। बिकॉज बिजनेस अगर 100 करोड़ का करेंगे तो इक्विवेलेंट रिस्क होगा। तो बिजनेस को बड़े स्केल में करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल के तौर पर 100 करोड़ रुपया लिए कि 100 करोड़ का कैपिटल इज रिक्वायर्ड लार्ज स्केल में बिजनेस को करने के लिए। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल अरेंज करने के लिए वी रिक्वायर मैनी पीपल, मैनी पीपल हु आर रेडी टू contribute towards capital, who are ready to contribute towards capital. Group of many people is called company. Group of many people is called company. जैसे we are a company, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को कंपनी बोलते हैं ना, आई एंजॉय हिज कंपनी, आई एंजॉय देयर कंपनी। तो कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो वी रिक्वायर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेडी टू पार्टिसिपेट एंड टेक ओनरशिप इन द बिजनेस। ठीक है, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो वी रिक्वायर अ कंपनी। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है, कैपिटल को अपने स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। शेयर्स को फिर क्या करते हैं, पब्लिक में इशू करते हैं। पब्लिक से आम जनता उन शेयर्स को खरीदता है पैसा देकर। तो कंपनी के पास इस तरीके से कैपिटल अरेंज हो जाता है। जैसे 100 करोड़ का कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब 100 करोड़ का कैपिटल किसी एक या दो या 20 जन से इकट्ठा करने से होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो 100 करोड़ का कैपिटल अगर अपने 10-10 रुपया करके 10 करोड़ लोगों से ले, तो शायद ये 100 करोड़ अरेंज हो जाए। तो 10 करोड़ आम जनता हो गया। तो आम जनता 10 करोड़, 10 करोड़ लोग 10-10 रुपया करके भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो कंपनी का कैपिटल अरेंज हो जाएगा। तो कंपनी क्या करता है, अपने कैपिटल को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करता है। एक यूनिट का वैल्यू ₹10 रखता है। ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर, वैल्यू ₹10 रखता है। इन शेयर्स को कंपनी पब्लिक में इशू करता है। पब्लिक से 10 करोड़ आम जनता इन शेयर्स को सब्सक्राइब करती है, और कंपनी के पास 100 करोड़ जितना कैपिटल अरेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? राइट, क्लियर हो रहा है ना? 10 करोड़ यूनिट्स में डिवाइड किया अपने कैपिटल को। 100 करोड़ का कैपिटल वॉज रिक्वायर्ड, 10 करोड़ यूनिट में डिवाइड किया, यानी 10 करोड़ शेयर्स में डिवाइड किया। 10 करोड़ शेयर्स पब्लिक में इशू किया। पब्लिक से आम जनता 10 करोड़ शेयर्स को सब्सक्राइब किए, खरीदे। एक एक शेयर भी खरीदे तो भी चलेगा, बिकॉज जनता तो पब्लिक इज ह्यूज इन नंबर ना, राइट। तो 10-10 रुपया करके सब खरीदे। उनको बदले में क्या मिला, कंपनी के कैपिटल में एक शेयर, कंपनी के कैपिटल में एक हिस्सा, कंपनी के कैपिटल में एक शेयर। और उनके पास कंपनी कैपिटल में एक शेयर आ गया। दे बिकम द शेयर होल्डर, दे बिकम द शेयर होल्डर। कंपनी क्या करता है सोहम, स्ट्रेट, कंपनी क्या करता है, कंपनी क्या करता है, जब पब्लिक शेयर्स को खरीदता है, कंपनी का शेयर्स को सब्सक्राइब करता है, तो कंपनी एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है। जैसे बैंक में जब अपने फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक अपने को क्या करता है, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करता है, which is an evidence that we have made a fixed deposit of इतना amount in this bank, this branch, which is an evidence कि बैंक में इतना फिक्स डिपॉजिट करा के रखा हुआ है, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना मेच्योरिटी अमाउंट है। तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का काम करता है। आजकल तो फिक्स डिपॉजिट ऑनलाइन भी अपने बना सकते हैं। तो जो फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू होता है वो ऑनलाइन फॉर्म में इशू होता है। तो कंपनी भी क्या करता है, जब अपना शेयर्स पब्लिक में इशू करता है, पब्लिक से जब शेयर्स, पब्लिक जब शेयर्स खरीदते हैं, पब्लिक जब शेयर्स सब्सक्राइब करता है, दे बिकम द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर बनने पर उन्हें क्या इशू किया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट। पहले ये शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में होता था। जैसे मेरे पापा के पास अभी भी कुछ शेयर सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं,
जो कि फिजिकल फॉर्म में है। Way back in 2011, when I started teaching, I taught this chapter, issue forfeiture, issue of shares, to class 12 students. I showed them the physical share certificate. अभी तो शायद पता नहीं कहाँ रखा हुआ होगा वो। तो शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट उस समय दिखाया था कि देखो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट ऐसा देखने में होता है। ठीक है। तो अभी ये शेयर सर्टिफिकेट फिजिकली इशू नहीं होता, मटेरियल फॉर्म में इशू नहीं होता, ऑनलाइन फॉर्म में इशू होता है। ऑनलाइन फॉर्म को अपने क्या बोलते हैं? डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म और डीमैट फॉर्म। ठीक है। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म और डीमैट फॉर्म। तो डीमैट फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, डीमैट फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है ऑनलाइन फॉर्म में, विच इज एन एविडेंस कि मेरे पास इस कंपनी का इतना शेयर्स है और एक शेयर का वैल्यू इतना इतना है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच शेयर, द वैल्यू ऑफ ईच शेयर which is mentioned on the face of each share certificate is called the face value. So what is face value? What is actually face value? It is the value of one share which is mentioned on the face of each share certificate is called face value. सो फेस वैल्यू 1 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है। जैसे आईटीसी के शेयर का फेस वैल्यू ₹1। ठीक है। 1 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है, 100 रुपया हो सकता है, कितना भी डिनोमिनेशन का शेयर फेस वैल्यू हो सकता है, राइट। अब कंपनी जो शेयर्स इशू करता है ना, शेयर्स इशू करता है दो तरीके के प्राइस में इशू कर सकता है। या तो फेस वैल्यू के इक्वल अमाउंट इशू करेगा, फेस वैल्यू अगर ₹10 है तो ₹10 का इशू करेगा। जिस प्राइस में कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं, दैट इशू प्राइस इज दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। जिस प्राइस में कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक में इशू कर रहे हैं, दैट प्राइस इज कॉल्ड इशू प्राइस। वो इशू प्राइस क्या हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। एक, फेस वैल्यू के इक्वल हो सकता है, फेस वैल्यू के इक्वल हो सकता है, यानी फेस वैल्यू ₹10 है तो इशू प्राइस भी ₹10 है। This is called issue of shares at par. Shares are issued at par. Par means at equal amount of the face value. Or shares can be issued at a price which is higher than the amount of face value. When shares are issued at a price which is higher than the amount of face value, we say that the shares are issued at a premium. Shares are issued at a premium. So suppose face value is ₹10 and issue price is ₹12। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है? ₹2। प्रीमियम का अमाउंट कितना है? ₹2। दिस प्रीमियम इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। एंड शेयर को अपने सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। तो ये ₹2 के अमाउंट को अपने शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कह सकते हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो प्रीमियम को शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम को दोनों में से कुछ भी बोलो तो चलेगा। ठीक है। तो शेयर्स, कंपनी कैन बी कंपनी कैन इशू शेयर्स at par, which is equal to the amount of face value, or the company can issue shares at a price which is above the face value, yani issue of shares at premium. That extra amount above the face value is called securities premium or share premium. Companies Act 2013 prohibit इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, यानी फेस वैल्यू से कम प्राइस में शेयर्स को इशू करना वर्जित है, नहीं कर सकते। ठीक है, अलाउड नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट इज नॉट अलाउड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, राइट। इशू प्राइस अभी क्या हो रहा है? जैसे इशू प्राइस ₹12 है, अभी प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? इशू प्राइस अगर ₹12 है, कंपनी अपना शेयर्स इशू कर रहा है, तो एक ही बार में हर एक शेयर का ₹12 कंपनी पहले ही मांग रहा है। ठीक है, एक ही बार में ₹12 मांग रहे हैं। सपोज इशू प्राइस ₹50 है, तो एक ही बार में पूरा ₹50 मांग रहे हैं। सपोज इशू प्राइस ₹500 है, तो एक ही बार में पूरा ₹500 मांग रहे हैं। तो जो भी इशू प्राइस है, कंपनी एक ही बार में आजकल पूरा पैसा मांग लेता है। बट
बहुत साल पहले क्या होता था कि कंपनी इशू प्राइस को इंस्टॉलमेंट्स में मांगता था। इंस्टॉलमेंट्स में मांगता था, एक साथ नहीं मांगता था। इंस्टॉलमेंट अपने पैसों की जरूरत के हिसाब से मांगता था। ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से मांगता था। तो इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मांगता था। ये बहुत साल पहले की बात है। वो बहुत साल पहले की बात आज भी बुक्स में है, और बुक्स में एंट्रीज इंस्टॉलमेंट्स बेसिस में सिखाया गया है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी वैसे ही सेट होता है। ठीक है, कि पैसा एक बार में नहीं मांग रहे, पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मांग रहे। ठीक है, पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मांग रहे। अब इंस्टॉलमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? कंपनी ने शेयर्स को इशू किया पब्लिक से, पब्लिक से आम जनता, पब्लिक विल अप्लाई टू द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, अप्लाई टू द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। To apply for the shares of a company, they have to pay certain amount of money. That amount of money is called application money. That amount of money is called application money. That amount of money is called application money. तो पहला इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। तो जो कंपनी के शेयर्स का इश्यू प्राइस है, उसको पांच पांच इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा है। तो पहला इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। पहला इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। जैसे अपने जब क्लास 12 पास आउट किए थे, कॉलेजेस में अप्लाई किए थे, तो कितने सारे कॉलेजेस में अप्लाई किए थे? एक ही कॉलेज में तो अप्लाई किए नहीं थे, कई सारे कॉलेजेस में अप्लाई किए थे। हर कॉलेज में अप्लाई करने के लिए अपने को क्या देना पड़ता था? एप्लीकेशन मनी। तो अगर कंपनी जब शेयर्स इशू करता है, जब शेयर्स इशू करता है, तो उन शेयर्स को अप्लाई करने के लिए जो अमाउंट पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। आजकल कंपनी जिस प्राइस में शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसका पूरा पैसा कंपनी एक ही बार में मांग ले रहा है। बट बहुत साल पहले कंपनी इंस्टॉलमेंट से पैसा मांगता था। तो वही चीज आज भी बुक्स में एग्जिस्ट करता है, एंड इसी पर अपने को एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। एक और बात बताना चाहूंगा कि कंपनी जब पहली बार अपना शेयर्स को लिस्ट करवा के शेयर्स इशू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स को लिस्ट करवा के शेयर्स इशू कर रहा है पब्लिक में, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। ये चीज अपने सुनते भी होंगे। एंड जब दोबारा इशू कर रहे हैं, एक बार इशू कर दिया, अब कई साल बाद कंपनी को और पैसों की जरूरत है, तो दोबारा से नए शेयर्स इशू करेगा। तो दोबारा से जो नए शेयर्स इशू करेगा, दैट इज कॉल्ड एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, आईपीओ, एफपीओ, राइट। तो अपने एप्लीकेशन मनी पहले देते हैं, शेयर्स को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन मनी पहले देते हैं। उसके बाद कंपनी क्या करता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करके एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करता है। एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करता है। तो जैसे ही शेयर्स अलॉट किया ना, दे दिया, जैसे आपने जब कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था, तो आपने एप्लीकेशन मनी दिया था। एप्लीकेशन मनी देने के बाद आपका एप्लीकेशन अगर सक्सेसफुल हुआ, तो आपको कॉलेज में एक सीट अलॉट किया जाता है। जैसे आपको कॉलेज में एक सीट अलॉट किया गया है, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल है, तो आपको कॉलेज में एक सीट अलॉट किया जाता है। जैसे सीट अलॉट किया जाता है, आपसे रुपया मांगे जाते हैं कि और रुपया इतना ला कर दूं। दैट और रुपया इतना ला कर दो इज अलॉटमेंट मनी। तो वैसे ही कंपनीज के केस में जब शेयर्स अलॉट करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, एप्लीकेशन सक्सेसफुल, एप्लीकेंट को शेयर्स अलॉट किया। जैसे ही शेयर्स अलॉट किया, जैसे ही शेयर्स अलॉट किया, तुरंत कंपनी दूसरा इंस्टॉलमेंट मांगता है। वो दूसरा इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। वो दूसरा इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। वो दूसरा इंस्टॉलमेंट को अपने क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। समझ में आया? तो पहले इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। दूसरा इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी के बाद भी शेयर्स अलॉट हो गया, अलॉटमेंट मनी मांगा, अलॉटमेंट मनी मिल गया। अलॉटमेंट मनी के बाद भी
कंपनी इंस्टॉलमेंट मांग सकता है, दैट, हाँ बोलो, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। अलॉटमेंट मनी के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। अब कॉल मनी कैसा हो सकता है? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से कॉल मनी हो सकता है। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से कॉल हो सकता है। तो कॉल का भी अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स हो सकता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, कॉल में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, कितने भी कॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, राइट। तो इश्यू प्राइस इंस्टॉलमेंट्स में मांग रहे हैं। हम लोग को अभी क्या करना है, इशू के टाइम जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगे वो डिस्कस करना है। पहले क्या हो रहा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। कंपनी ने क्या किया, बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल को क्या किया, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। शेयर को फिर क्या किया, पब्लिक में इश्यू कर दिया। जिस प्राइस में इश्यू किया दैट इज कॉल्ड इश्यू प्राइस। वो इश्यू प्राइस आज के जमाने में कंपनी एक ही बार में मांग रहे, बट पहले इंस्टॉलमेंट से मांगता था। तो सपोज इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी अपना इश्यू प्राइस मांग रहे, तो पहला इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। यानी जब पब्लिक से कोई भी जन कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए अप्लाई करेगा, उस टाइम जो पैसा देगा दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। तो पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, तो बैंक में पैसा आया या गया कंपनी के लिए? आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, जोर से बोलो ना। बैंक अकाउंट डेबिट। हु इज द डेबिट। गिवर? एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स इज द गिवर। तो एप्लीकेंट के अकाउंट को अपने क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन इज व्हाट? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एप्लीकेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, लिखो। लिखो जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। इट्स अ रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू की फ्रेश कॉपी बना लो। सेमेस्टर 5 लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का, तो थोड़ा इज्जत और सम्मान के साथ पढ़ो। ठीक है, एक फ्रेश कॉपी बना लो। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स, रोमन 1, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर्स इशू किया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। डिबेंचर्स इशू किया तो डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर कॉलेज के पास बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए 9,000 सीटें हैं, तो क्या क्या लगता है, कॉलेज के पास एप्लीकेशंस खाली 9,000 सीटों के लिए आया होगा या ज्यादा आया होगा? ज्यादा आया होगा। ज्यादा आया होगा। इसी तरीके से जब कंपनी शेयर्स को इश्यू करता है ना, सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, तो हो सकता है एप्लीकेशन
12,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ हो, 12,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ हो, ठीक है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं अपने? ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी शेयर्स इशू करता है, उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आ जाता है, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड। जितना शेयर्स इशू किया होता है उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जब रिसीव हो जाता है, द इशू इज कॉल्ड ओवर सब्सक्राइब। तो एक्सेस एप्लीकेशंस का कंपनी क्या करेगा? पैसा रिफंड कर देगा, एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके पैसा रिफंड कर देगा। तो एप्लीकेशन का पैसा जब रिफंड करेगा तो क्या एंट्री पास होगा? स्क्रीन में जो एंट्री दिखाई दे रहा है उसका ऑपोजिट, बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में है ना? बैंक से पैसा गया टू बैंक, हु इज द रिसीवर? एप्लीकेंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिखो, in case of oversubscription, in case of oversubscription, when excess application money, when excess application money is refunded, एंट्री लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कॉलेज ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कॉलेज क्या करेगा? आपको कॉलेज में एक सीट अलॉट करेगा। वैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी क्या करेगा? एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करेगा। एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करेगा। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का एंट्री पास करना भी डिस्कस करेंगे। शेयर्स अलॉट करेगा तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का एंट्री पास करना डिस्कस करेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का एंट्री इज नॉट व्हेन द अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। अलॉटमेंट मनी इज ड्यू व्हेन द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड। तो पहले अलॉटमेंट का एंट्री पास करना है, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री पास करना है। अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू के लिए पास होगा वही अलॉटमेंट का एंट्री है। अरे भैया, अलॉटमेंट मनी ड्यू कब होगा? जब आपको शेयर्स अलॉट हो गया है। तो पहले अलॉटमेंट का एंट्री पास करना है, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री पास करना है। अभी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद कंपनी क्या करेगा? एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करेगा। शेयर्स अलॉट करने पर, शेयर्स अलॉट करेगा तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? शेयर्स अलॉट कर रहा है ना, इंक्रीज ही होगा ना, बिकॉज शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। किसको शेयर्स अलॉट हो रहा है? एप्लीकेंट्स को। एप्लीकेंट्स को। हु इज द रिसीवर? एप्लीकेंट्स इज द रिसीवर। शेयर्स किसको अलॉट हो रहा है? एप्लीकेंट्स को। हु इज द रिसीवर? एप्लीकेंट्स इज द रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट। किसको अलॉट कर रहा है? हु इज द रिसीवर? एप्लीकेंट्स इज द रिसीवर। तो एप्लीकेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
यानी कि जब अपने शेयर्स को अलॉट करते हैं, जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करता है, जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करता है, तो एप्लीकेशन का रुपया को कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करता है तो एप्लीकेशन का रुपया को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। एप्लीकेशन का रुपया को एप्लीकेशन अकाउंट में से निकालेगा, एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके, और शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेगा, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके। अभी एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हुआ था तो एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अभी एप्लीकेशन में से रुपया को निकाल रहे हैं तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल में डाल रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, विच एवर वे यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द जर्नल एंट्री। ठीक है, तो क्या एंट्री पास होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, लिखो, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एंट्री लिखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। देखो, शेयर्स का फेस वैल्यू अगर ₹10 है एंड इशू प्राइस ₹12 है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? ₹2। ये जो ₹2 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ये प्रीमियम का अमाउंट कंपनी एप्लीकेशन मनी के साथ, अलॉटमेंट मनी के साथ, या फिर कॉल मनी के साथ कैसे भी मंगवा सकता है। जैसे ₹2 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो ₹2 एप्लीकेशन मनी के साथ, या फिर ₹2 अलॉटमेंट मनी के साथ, या फिर ₹2 कॉल मनी के साथ मंगवा सकता है। या फिर ऐसे कर सकता है, ₹1 एप्लीकेशन मनी के साथ, ₹1 अलॉटमेंट मनी के साथ, या फिर 0.5 एप्लीकेशन मनी के साथ, 0.5 अलॉटमेंट मनी के साथ, ₹1 कॉल मनी के साथ। किसी भी तरीके से सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कंपनी मांग सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका अकाउंटिंग अपने कैसे करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्रीज होगा तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्रीज होगा तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट करेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं अपने? क्रेडिट। डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो रूल क्या अकाउंटिंग के लिए? इंक्रीज होगा तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट अगर एप्लीकेशन मनी के साथ मांगा है, यानी एप्लीकेशन मनी के साथ, अच्छा मैंने ये की एंट्री पास कर दिया। आपने भी शेयर अलॉटमेंट लिख दिया क्या? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखा ना, एक बार देख लो आप लोग। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने अलॉटमेंट लिख लिया था?
चलो मैंने लिख दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ना, मिस्टेक हो गया मेरे से। सपोज फेस वैल्यू ₹10 है, इशू प्राइस ₹12 है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम SPR ₹2 है। अब इशू प्राइस कंपनी कैसे मांग रहा है? रुको थोड़ा एग्जांपल को चेंज कर रहा हूँ। इशू प्राइस 11 है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 1। इशू प्राइस कैसे मांग रहे हैं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। एप्लीकेशन के टाइम 2 + 1, ₹1 क्या चीज का है? प्रीमियम का है। ₹3 अलॉटमेंट के टाइम एंड ₹5 कॉल के टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो प्रीमियम का पैसा कंपनी किसके साथ मांग रहा है? एप्लीकेशन के साथ मांग रहा है। तो एप्लीकेशन मनी कितना रुपया का हो गया? ₹3 का हो गया। एप्लीकेशन मनी कितना रुपया का हो गया? ₹3 का हो गया, जिसमें से ₹2 क्या है? शेयर कैपिटल का है, और ₹1 क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एप्लीकेशन मनी ₹3, यानी कंपनी को हर शेयर के ऊपर में ₹3 का एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ₹3, ₹3 करेंगे। बट जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगा, तो ₹3 के एप्लीकेशन मनी में से ₹2 शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेगा, और ₹1 सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालेगा। जब शेयर्स को अलॉट करेगा, तो ₹3 के एप्लीकेशन मनी में से ₹2 शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेगा, और ₹1 सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालेगा। आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। यानी when allotment when allotment is made and the allotment money के एन एप्लीकेशन मनी के साथ कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी रुपया मांग रहा है, तब क्या एंट्री पास होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹3, टू शेयर कैपिटल ₹2, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹1। लिखो 4 में। 4 में लिखो, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स when the shares are issued at premium and the premium is called with application money। and the premium is called with application money। ठीक है, तो एंट्री पास करो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब शेयर्स अलॉट हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद शेयर्स अलॉट हो गया,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। अभी शेयर्स अलॉटमेंट होने के बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। तो जैसे ही शेयर्स अलॉट हुआ ना, जैसे आपको कॉलेज में सीट अलॉट हो गया, कॉलेज आपसे फीस मांगेगा। जैसे ही शेयर्स अलॉट होगा, कंपनी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मांगेगा। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का एंट्री पास करेंगे अभी अपने। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू है। अलॉटमेंट मनी कितना है? ₹3। ₹3 अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी पैसा मिलेगा, रिसीवेबल है। तो अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना है। दिस अमाउंट इज रिसीवेबल टूवर्ड्स कैपिटल, तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा इसके वजह से। तो शेयर कैपिटल क्या करना है? क्रेडिट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम भी मांग लिया, देन प्रीमियम इज ऑल्सो रिसीवेबल। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रीमियम के साथ। दिस अमाउंट इज रिसीवेबल टुवर्ड्स कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कैपिटल और प्रीमियम दोनों इंक्रीज होगा, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? राइट। 5 में लिखो, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 6 में लिखो, when allotment money is due with securities premium, when allotment money is due with securities premium। when allotment money is due with securities premium। एंट्री के पास होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो एक एंट्री रिपीट कर दीजिए ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आया? अभी अलॉटमेंट का रुपया रिसीव होगा, तो बैंक में पैसा आएगा। हु इज द गिवर? अलॉटीज। अलॉटीज, अलॉटीज के अकाउंट को अपने क्या करेंगे? क्रेडिट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हु इज द गिवर? अलॉटीज। तो अलॉटमेंट मनी अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लिखो व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड इन फुल। 7 में लिखो व्हेन अलॉटमेंट मनी इज received in full, when allotment money is received in full। दाल पी कर आया? चलो, ओके। क्या एंट्री पास होगा?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नहीं, एक और है। जब, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का रुपया ना भी दे, तो आपने वो शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का रुपया मांगा था, सबसे ही मांगा था। इनमें से कुछ शेयर होल्डर जिनके पास कंपनी के कुछ शेयर्स है, तो कुछ शेयर्स पर हो सकता है शेयर होल्डर अलॉटमेंट का रुपया ना दे। तो ये रुपया आपने कॉल किया था, बट क्या ये रुपया रिसीव हुआ? नहीं। तो रुपया आउटस्टैंडिंग है। रिसीव होगा ना, बिकॉज आपने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, तो अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। तो शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का रुपया रिसीव होगा। अभी रिसीव हुआ है क्या? नहीं, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का दूसरा सिनोनिम अरियर। तो आपने अलॉटमेंट का रुपया कॉल किया था, मांगा था, जो कि आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, अरियर में है, तो कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स आर इन अरियर, आउटस्टैंडिंग है। तो ये पैसा मिलने वाला है, मिलेगा, अपने को मिलने का हक है अपने पास, कंपनी के पास। ठीक है ना? कंपनी को ये पैसा कंपनी को ये पैसा मिलने का हक है। ठीक है? राइट, इट इज रिसीवेबल। इट इज रिसीवेबल बाय द कंपनी। इट इज रिसीवेबल बाय द कंपनी। तो कंपनी ने अलॉटमेंट का रुपया मांगा था, सबसे मांगा था, बट कुछ शेयर होल्डर्स जिनके पास कंपनी के कुछ शेयर्स थे, उन्होंने अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया। तो अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग। कॉल किया था, वो अरियर में है, तो कॉल्स इन अरियर, इट इज रिसीवेबल। रिसीवेबल को अपने क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेटर्स को डेबिट करता है ना, एक तरीके का डेटर ही हो गया ना आप कंपनी के लिए। पैसा मिलेगा कंपनी को, जिससे जिससे पैसा कंपनी को मिलेगा, वो कंपनी का डेटर हो गया, रिसीवेबल हो गया। तो उसको क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। जिसको पे करेंगे उसको क्रेडिट करते हैं, जिससे मिलने का है उसको डेबिट करते हैं। रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, पेबल को क्रेडिट करते हैं। रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, पेबल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है? तो ये पैसा रिसीवेबल है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। यानी कि क्या सीखे अपने? जिससे अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट। जिससे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ, उसके रिस्पेक्ट में कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीव नहीं हुआ, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। तो कुछ शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का रुपया रिसीव नहीं हुआ, तो उसके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। बाकी शेयर्स के लिए बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है? लिखो, when allotment money is received, when allotment money is received, except EXCPT for some shares। मतलब कुछ शेयर्स को छोड़कर, एक्सेप्ट EXCPT। लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एक एंट्री रिपीट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर अब एक बार शेयर हेडिंग। अलॉटमेंट का भी रुपया रिसीव हो गया। आयुष भाई, शेयर अलॉटमेंट का रुपया रिसीव हो गया, थोड़ा सा रह गया। ओके, रिसीव हो गया, थोड़ा सा रह गया।
थोड़ा सा रह गया के लिए आपने क्या किया फिर? को क्या किया? कॉल सेंटर को क्या किया? डेबिट कर दिया। ओके। अभी क्या करना है? अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद कंपनी क्या करेगा? कुछ महीने बाद या कुछ टाइम बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेगा। दैट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड कॉल मनी। तो कॉल मनी ड्यू का एंट्री पास होगा। अलॉटमेंट के लिए कितना एंट्रीज पास किया आपने? 4। वही सेम 4 अपने कॉल के लिए भी पास करेंगे। सेम 4 अपने कॉल के लिए पास करेंगे। आपको खाली अलॉटमेंट के जगह वर्ड यूज करना है कॉल। ध्यान से सुनो। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ था तो क्या एंट्री पास किए थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिना देखे बोलो सब कोई। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब कॉल मनी ड्यू होगा तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इतना डिटेल्स मत घुसो। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, मैंने बोला क्या? एक ही कॉल है ना। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। व्हेन अलॉटमेंट मनी वाज ड्यू विद सिक्योरिटीज प्रीमियम, तब क्या एंट्री पास किया था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। व्हेन कॉल मनी इज ड्यू विद एसपीआर, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, क्या एंट्री पास किया था? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। व्हेन कॉल मनी इज रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। When allotment money is received except for some shares, bank account debit, calls in arrear account debit to share allotment account. कॉल के रिस्पेक्ट में शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। तो ये 4 एंट्रीज खुद से लिखो अब। अलॉटमेंट का 4 एंट्रीज को देखकर कॉल के 4 एंट्रीज हेडिंग के साथ खुद लिखो। हेडिंग के साथ लिखना। जैन मूल लिख रहे हो? ये सर। लिख रहे हो ना? ये सर लिख रहा है, आपको फोटो खींच कर भेज सकता है। भेजो। अभी तुरंत भेजता है। कॉल वाला पोर्शन भेजना। सर आपके पास चले गया।
कॉल वाला पोर्शन भेजो। तो कॉल वाला पे भी लिख रहा है, व्हेन कॉल मनी इज ड्यू, फिर व्हेन कॉल मनी ठीक है। लिख रहा है। तो सेम फाइव में सीरियस होना पड़ेगा सेमेस्टर। सीरियस नहीं होना पड़ेगा, मैंने सीरियस होने के लिए नहीं कहा, पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ेसरी बन जाना है, दिन रात खाली पढ़ाई पढ़ाई करना है। हो गया। चलो रैपिड फायर खेलते हैं। तैयार है सब? शेयर कॉल मनी विद सिक्योरिटीज प्रीमियम एंट्री, वही अलॉटमेंट के लिए जो एंट्री पास किया था, अलॉटमेंट की जगह कॉल रिप्लेस कर देना। अलॉटमेंट मनी की जगह कॉल मनी लिखना है। ओके सर। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कॉल का वही चार एंट्रीज पास करना है जो अलॉटमेंट के लिए पास किया था। अलॉटमेंट वर्ड के जगह कॉल वर्ड को रिप्लेस करना है। तो हेडिंग के साथ चार एंट्रीज लिखना है। हेडिंग के साथ चार एंट्रीज लिखना है। ठीक है। किसी को रिवाइज करना है कि हो गया? पूछूं मैं? ओके। यस। ज्योतिष को यू सेटिंग फर्स्ट ना, दैट इज ओके। अरे, अरे नहीं, मैं पूछूंगा। कॉपी बंद कर लो। ठीक है। इजी वन फॉर यू, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। इजी वन फॉर यू, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। हाँ बोलो, जो बोला उसको जोर से बोलो। Obviously, when application money is received, entry will be bank account debit to share application. Obviously ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। रिफंड के केस में क्या एंट्री पास करेंगे आयुष वैद? क्या एंट्री पास होगा? ऐसे एग्जाम में भी लिखोगे उल्टा एंट्री? उल्टा सीधा है? ये बोलेगा एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कैसा चेक करता है वो। क्या एंट्री पास होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इसी का सोचिए, नेक्स्ट मेरे पर आएगा। बिल्कुल सही सोच रही है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या एंट्री पास होगा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री पास नहीं करना है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का एंट्री बताओ। व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड, एप्लीकेशन का रुपया अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। एप्लीकेशन मनी है ना, क्या एंट्री पास होगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ बोलो। व्हेन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या एंट्री पास होगा, वो क्वेश्चन है। एक ठो दो ठो नहीं पूछ रहा, एक ही तो एंट्री है। इक्विटी शेयर बोला मैंने।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या एंट्री पास होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का एंट्री पास होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का रुपया अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे। शेयर्स रिसीव कौन कर रहे हैं? एप्लीकेंट्स रिसीव कर रहे हैं। तो एप्लीकेंट्स अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का रुपया अपने एप्लीकेशन अकाउंट में से निकालकर शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या एंट्री पास होगा? विद सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या एंट्री पास होगा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट मनी ड्यू का नहीं पूछ रहा हूं मैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या एंट्री पास होगा? अभी क्या एंट्री डिस्कस हुआ है? हाँ, हाँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आया ना? एप्लीकेशन मनी रिसीव का क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन when application money is received with securities premium. Sure. When securities premium is received with application money ना, 2 रुपया का एप्लीकेशन मनी है, 2 रुपया प्लस 1 रुपया, 2 + 1, 3 रुपया का एप्लीकेशन मनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 होगा। एंट्रीज को रिवाइज करो, टेक 5 मिनट्स का टाइम एंड रिवाइज द एंट्रीज। When securities premium is received with application money, मतलब ये वाला 2 रुपया प्लस 1 रुपया, 3 रुपया रिसीव हो रहा है। तो 3 रुपया रिसीव हो रहा है तो बैंक में 3 रुपया आ रहा है। एप्लीकेशन का 3 रुपया बैंक में आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 होगा ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अभी क्यों आएगा? रिसीव हो रहा है ना। तो बैंक पे कितना आ रहा है? कितना? 3 रुपीज आ रहा है। एप्लीकेशन मनी कितना है 1 शेयर का? 3 रुपीज ही है। 2 रुपीज नहीं है, 3 रुपीज है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन रुपीज 3। फिर जब शेयर्स को अलॉट करेंगे तब एंट्री पास होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट रुपीज 3 टू शेयर कैपिटल 2 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1। समझ में आया? शेयर्स को जब अलॉट करेंगे तब एंट्री पास होगा। क्या एंट्री पास होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट रुपीज 3 टू शेयर कैपिटल 2 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1। क्लियर हो गया ना? रिवाइज करो, देख 2 मिनट, 2 मोर मिनट्स रिवाइज।
रिवाइज करो, इधर उधर देखना नहीं है। ठीक है, चलो आपसे ही पूछता है पहले। ठीक है। कॉल मनी इज ड्यू विथ प्रीमियम। प्रीमियम एसपीआर घुमा रहा है मेरे को। रिमेम्बर, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो उस कॉलेज का ही हम प्रोफेसर है। तो फिर ये कहाँ मिस्टेक किया बोलो। क्या मिस्टेक किया बताओ। क्यों टू बैंक होगा? बैंक 100 रुपया गया है। कहाँ मिस्टेक किया ये? कॉल मनी इज ड्यू विथ एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो क्या मिस्टेक किया इसने? कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। कॉपीज बंद कर, कॉपीज खोल के रखा है आप लोग। ठीक है। ओके, शो हम। When allotment money is received with premium. When allotment money is received with premium, बोलो। हाँ, कोशिश करो। इसको मैंने क्या एंट्री पूछा था? मैंने आप, हाँ बोलो। बस। हाँ। केशव सौरगी का डिफरेंट ओपिनियन है। प्लीज एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ओहो बाबा, मैंने इससे पूछा अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड विद प्रीमियम, तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, रिसीव्ड। रिसीव्ड विथ प्रीमियम। और व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू विथ प्रीमियम, तो ड्यू के टाइम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। व्हेन इट इज रिसीव्ड विथ प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। When received expect from some shares, bank account debit calls in another account debit to share allotment account. समझ में आ रहा है? मैंने इसलिए बोला डे वन से सीरियस होना है। बिकॉज अलॉटमेंट देखो, ये वाले एग्जाम्पल देखो। अलॉटमेंट इज 3+1। 3+1। तो अलॉटमेंट मनी कितना है? 4। 4। अलॉटमेंट मनी इज 4। कैपिटल का 3 रुपया है, एसपीआर का 1 रुपया। अलॉटमेंट मनी इज 4। When allotment money is due, allotment account debit 4 to share capital 3 to securities premium 1 to securities premium 1। समझ में आया? To securities premium 1। When allotment money is received, bank account debit to share allotment account 4 4। हाँ। रिसीव्ड में मतलब कंक्लूजन है कि रिसीव वाले एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आता। अभी आप लोग का रटने का तरीका है, अब मैं क्या बोलूं। रिसीव वाले एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा।
मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ आएगा? जिस एंट्री में शेयर कैपिटल है, जिसमें ड्यू है शेयर कैपिटल, जिस एंट्री में है ना, उस एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। शेयर कैपिटल क्रेडिट है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा। हाँ, ड्यू के टाइम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आयुष। यस सर। ऑब्वियसली क्लियर सर। बाबा, when call money is received except for some shares, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल चेंज यस टू शेयर हाँ, कॉल। हाँ, बोल कर ऑफिस से देख भी रहे। बैंक बैंक अकाउंट डेबिट बोलो अच्छी से। टू शेयर अलॉटमेंट, बाप रे। We'll keep 2 minutes silence for this. To share call. सेमेस्टर 6 में वाइवा है, याद रखना, प्रोजेक्ट वर्क है वाइवा, बोला था ना। हाँ, ओरल टेस्ट लेगा ओके, ठीक है। ज्योतिष को लास्ट क्वेश्चन। When application money is refunded, लास्ट क्वेश्चन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर एप्लीकेशन मनी के साथ सिक्योरिटी स्ट्रीम को भी रिफंड किया तो केशव सर होगी। नहीं, एप्लीकेशन में के अंदर ही तो एसपीआर का अमाउंट है भाई, तो एसपीआर अलग से क्यों आएगा? समझ में आ रहा है ना? रिफंड के टाइम में भी एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने एप्लीकेशन में 2+1 3 रुपीज मांगा था, तो जब रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3। जब रिफंड करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3। समझ में आया? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन आंसर का राउंड मैंने खुद के लिए करवाया था, टू मेक माई सेल्फ क्लियर वेदर आई नीड टू सॉल्व some basic practice questions with all of you or not. So what do you suggest? Should I or should I not? I should. यस सर। Yes, I should. ठीक है, तो उससे एक क्लास, नेक्स्ट क्लास अपने क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो इजी क्वेश्चंस होगा, वो एग्जाम में एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना, दूर दूर तक। मत सोचना कि वी आर डूइंग सेमेस्टर 5 का कुछ भी। ठीक है, एक बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे, जिससे अपने को बेसिक एंट्रीज क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर फीचर के एंट्री को डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सिर्फ जर्नल है, नो लेजर अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? माइंड ओपनर था ना? कितना कुछ अपने मिस्टेकनली सोच रहे थे एंट्रीज को लेकर, कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। समझ में आया आज का क्लास सबको? यस सर। यस सर। बाकी सब जन चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करो। चलो।
Thank you so much and bye. Take care.